नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। कल्याणी जी और दिनेश जी की छोटी सी दुनिया थी। उनके परिवार में उनके माँ बाप और एक बेटा और एक बेटी थी। उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। कुछ समय बाद एक कार एक्सीडेंट में दिनेश जी के माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब उनके घर में उनकी बीवी और बेटा और बेटी ही थे। वक्त के साथ साथ ज़िंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई। उनकी शादी उन्होंने अच्छी जगह कर दी। अब कल्याणी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी करने के लिए लड़की की तलाश करने लगे। कुछ समय बाद उनकी तलाश पूरी हुई। उन्हें एक सुशील, पढ़ी लिखी सुंदर लड़की मिली। उसी से उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहू के आते ही उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। उम्र के साथ साथ कल्याणी जी से अब घर के काम नहीं होते थे, इसलिए वह काम नहीं कर पाती थी। वह अपनी बहू पर ही निर्भर हो गई थी। एक दिन कल्याणी जी और दिनेश जी अपने कमरे में बेड पर बैठे बहू के चाय नाश्ता लाने का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन अभी तक बहू ने उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। तभी कल्याणी जी अपने कमरे में बैठी अपनी बहू को बहु देर से आवाज़ लगा रही थी। बहू खुशी, नाश्ता बन गया क्या? अगर बन गया हो तो मुझे और अपने बाबूजी को भी थोड़ा सा दे दो। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। रात को भी ढंग से खाना ना खाने की वजह से सुबह से ही जी मिचला रहा है। बहू, भूख के मारे मेरे तो चक्कर भी आ रहे हैं। जल्दी से जो भी नाश्ता बना हो खाने को दे दो। बहू आती है, 4 ब्रेड और 2 कप चाय लाकर सास ससुर के आगे दे जाती है। ब्रेड देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ब्रेड एकदम सूखी हुई और पुरानी लग रही थी। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। उन्होंने वही ब्रेड डुबोकर खा ली। कल्याणी जी को आंखों से कम दिखाई देता था, क्योंकि उन्हें मोतियाबिंद हो गया था। अपने ऑपरेशन की ज़रूरत थी, लेकिन बेटा बहू अपनी माँ पर 1 रुपये भी खर्च करना नहीं चाहते थे। ऑपरेशन तो दूर की बात थी। अब सुबह से दोपहर हो गई, खाने का वक्त आया। तब कल्याणी जी ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई और कहा, बहू आज खाने में क्या बनाया है? तब बहू आई और बोली, आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। तब कल्याणी जी बोले कि तुमने दाल चावल रोटी सब्जी बनाई नहीं क्या? बहू, तुम्हें तो पता है मेरे दांत में दर्द है, मुझसे पराठे खाए नहीं जाएंगे। और तुम्हारे पिताजी का तो वैसे भी पेट खराब रहता है, और सुबह ब्रेड चाय पीने की वजह से उन्हें बहुत जलन हो रही है। अगर तुम उनके लिए दलिया बना देती तो उसे खाकर उन्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं तो कुछ भी खा लूँगी। तो बहू ने कहा, मैं क्या तुम लोगों की बावर्ची हूँ जो तुम्हारे लिए दिन भर खाना बनाती रहूँ? जो बनाया है चुपचाप खा लो, नहीं तो भूखे रहो। जय भी टिफ़िन में पराठे लेकर गया है, और आपका बेटा भी टिफ़िन में पराठे और दही लेकर गए हैं। जब देखो तब नखरे दिखाते रहते हैं। यह नहीं खाना, वह नहीं खाना, जो मिल रहा है उसे चुपचाप खा लो, वरना यह भी ले लूँगी। और बाहर ये कुत्ते भौंकने की आवाज़ सुन रही हो ना? अगर इन्हें खिला दूँगी तो बेचारे बहुत ही अच्छे से खाएंगे, फिर पड़े रहना भूखे। बेचारी कल्याणी और दिनेश जी मन मार कर वही पराठे खाने लगते हैं। जब शाम हुई तब बेटा ऑफिस से घर आया। उन्होंने कमरे से अपने बेटे की आवाज़ सुनाई दी, तो कल्याणी जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा बहू से कह दो सुबह दलिया नहीं बनाई तो कम से कम शाम को ही बना दे। तुम्हारे पिताजी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। अगर वह दलिया नहीं बनाना चाहती तो 1 गिलास दूध ही दे दो। उसे पीकर तुम्हारे पिताजी सो जाएंगे, तो सुबह तक उनका पेट सही हो जाएगा। तो उनका बेटा राहुल अपने पिताजी पर थोड़ी दया दिखाते हुए रसोई में जाता है और दूध को 1 गिलास में डाल कर लाता है। तभी उसकी पत्नी खुशी वहाँ आती है।
गर्म दूध करके ले जा रहे हैं, वह दूध का गिलास अपने पति के हाथों से छीन लेती है और कहती है, आप उस बूढ़े को इतना गाढ़ा दूध पिलाओगे तो कल को उसका पेट खराब हो जाएगा। इस उम्र में हल्का खाना ही अच्छा रहता है। अगर कहीं बीमार पड़ गए तो फिर हमें अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे और डॉक्टर अच्छा खासा बिल बनाएगा। बुढ़ापे में ज़्यादा खा लेते हैं, उन्हें तो अपनी तबीयत का ज़रा भी ख्याल नहीं है। अगर तुम उनके प्यार में आकर उन्हें ज़्यादा खाना दे दोगे तो कल को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी, फिर देखना हमको ही करना पड़ेगा। तभी खुशी दूध का गिलास अपने हाथ में लेकर उसमें से सारा दूध निकाल देती है और उस एक गिलास दूध में थोड़ा सा दूध रहने देती है और 1 कप पानी मिलाकर दे देती है और कहती है, यह दूध ले जाओ उस बूढ़े के पास। पानी मिला हुआ दूध पीने से उसका पेट सही रहेगा। इतना गाढ़ा दूध तुम्हारे पिताजी पचा नहीं पाएंगे। राहुल पानी मिला हुआ दूध का गिलास अपने पिता के सामने ले जाकर देता है। उसकी माँ देखती है पानी जैसा दूध उसका बेटा लेकर आया है। उस दूध को देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने पति को वह दूध पीने को कहती है। दिनेश जी दूध पीकर सो जाते हैं। जब सुबह हुई, उनका 8 साल का पोता उधर ही आंगन में अपने वीडियो गेम के साथ खेल रहा था और अपने हाथ में पकौड़ा लिए खा रहा था। तब उनके पोते ने ज़बरदस्ती अपनी दादी को एक पकौड़ा दे देता है। दादी, यह पकौड़ा खाओ, यह खाने में बहुत ही टेस्टी है। मेरा तो फेवरेट है पकौड़े, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। कल्याणी जी अपने पोते को यह कहते हुए मना कर देती है, बेटा मैं यह नहीं खा सकती, इसे मेरे पेट में गैस बनने लगती है, तुम खा लो। लेकिन जब उनके पोते ने जिद करने लग जाता है तो कल्याणी जी एक पकौड़ा अपने मुंह में डाल लेती है। उस पकौड़े का स्वाद ऐसे ले रही थी जैसे वर्षों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिल गया हो। इतने दिनों से उनके मुंह का स्वाद जो कि बिगड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें दुख हो रहा था कि उनके पति को वह स्वाद नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन उनका पोता अपनी दादी के मन की बात को समझ गया। वह तुरंत अपने दादाजी के पास गया और चुपके से एक पकौड़ा अपने दादाजी को देते हुए बोला, दादाजी आप यह पकौड़े फटाफट खा लीजिए, वरना मम्मी आ जाएगी, बहुत डांट लगाएगी। दिनेश जी अपने पोते की बात मानकर एक पकौड़ा उठा लेते हैं और पकौड़े खाते हुए बड़ा आनंद ले रहे थे और उनका पोता तुरंत वहाँ से चला जाता है। एक दिन की बात है जब दिनेश जी रात को खाना खाकर लेटे थे और बेटा बहू भी अपने कमरे में जाकर लेट चुके थे। तब रात में दिनेश जी के सीने में दर्द होने लगा, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कल्याणी जी तुरंत अपने बेटे के कमरे में दौड़ते हुए गई कि बेटा देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है। लेकिन बेटा और बहू ने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे सोने नहीं देते हो, जो भी होगा सुबह देखा जाएगा। कल्याणी जी अपने कमरे में आकर दिनेश जी को बेबस नज़रों से निहारते रह गई। तुरंत इलाज ना मिलने की वजह से दिनेश जी उसी रात मौत हो गई। कल्याणी जी की ज़िंदगी में बिल्कुल अंधेरा हो गया था। एक दिनेश जी ही थे जिससे वह अपने मन की बात कर लिया करती थी। उनकी बहू दिन पर दिन अपनी सास कल्याणी जी के साथ गलत व्यवहार करती थी। अब तो उन्हें ढंग से खाना भी नहीं देती थी, उन्हें अक्सर बासी खाना ही देती थी, जिसके कारण उनका पेट खराब हो जाता था। इस पर भी उनकी बहू कहती है, कितनी बार कहा है कम खाया करो, इसी वजह से तुम्हारा पेट खराब हो गया है। अब इनको दवाई दिलाओ, दवाई का खर्चा बढ़ा देती है। बहू के मुंह से खरी खोटी बातें सुनकर कल्याणी जी बहुत दुखी हो जाती है और अपने मन में सोचती है, एक तो लाचार बुढ़ापा, दूसरा पति को मरे कुछ महीने ही बीते हैं, ऊपर से बहू के ताने जब देखो किसी न किसी बात पर मेरे ऊपर बरस पड़ती है। हे भगवान क्या करूं? इस नरक भरी जिंदगी से तो मुझे अपने पास ही बुला लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। यह ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? एक तो बुढ़ापे में भूख बहुत लगती है, ऊपर से बहू खाने के लिए कुछ देती भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी तो पूरी की पूरी नरक जैसी हो गई है। एक तो भूखे रहो, ऊपर से बहू की 4 बातें भी सहो,
और मेरे बेटे की बहू के आगे एक नहीं चलती। वह तो खुद ही अपनी बीवी से डरता फिरता है, तो मेरे लिए क्या बोलेगा। तभी रोती रोती कल्याणी जी अपने पति को याद करने लगती है कि जब राहुल पैदा हुआ था तो उसके पापा कितने खुश थे। हमेशा कहते थे, देखना कल्याणी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनकर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी सेवा करेगा। मैं भी उनकी बातों को सुनकर हमेशा खुश हो जाती थी कि चलो बेटा है तो बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा, और फिर जब राहुल बड़ा हो जाएगा और बहू घर में आ जाएगी तो मेरी सेवा करेगी। बहू घर में आ जाएगी तो वह भी घर गृहस्थी का काम संभाल लेगी। लेकिन हमारे खुशहाल गृहस्थी को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। उन्हें क्या पता था उनकी बहू उन्हें एक एक दाने के लिए तरसा देगी। अब उनका बेटा तो जैसे पूरा ही बदल गया। बेटा मेरा ना होकर बस अपनी पत्नी का पति बनकर ही रह गया था, जैसे पूरा का पूरा जोरू का गुलाम बन चुका था। उसे अपनी माँ के प्रति जरा भी दया नहीं आती थी। उसे अपनी माँ के दुख सुख से कोई भी लेना देना नहीं था। उसकी पत्नी जो कह देती वह वही सुनता और वही करता था। उसका अपना दिमाग तो जैसे काम करना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की ही सुनता था और उसके ही इशारों पर नाचता था। फिर बहू चाहे सही बोले या गलत, पलट कर कभी भी एक बार नहीं कहता था कि तू मेरी माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुम मेरी माँ के संग ऐसा कैसे कर सकती हो। अरे मैं जानता हूँ मेरी माँ कैसी है, मैं बचपन से ही जानता हूँ मेरी माँ बहुत अच्छी है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहता था। अब तो यह हालात हो गई थी कि धीरे धीरे बहू ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। खेती बाड़ी और पति की पेंशन से जो भी पैसा आता था वह भी अपने पास ही रखती थी। मुझे दवाइयाँ के खर्च के लिए भी पैसे नहीं देती थी। अब मेरे पास ना तो दवाई खरीदने के लिए पैसे होते थे और ना ही अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान खरीदने के लिए। मेरी कमर में हमेशा बहुत दर्द रहता था, जिसके लिए डॉक्टर ने बताया था कि इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। और बहू अपनी मनमर्जी चलाती थी। कल्याणी जी को इलाज के लिए पैसे भी नहीं दे रही थी, जिसके कारण दिन पर दिन उनका दर्द बढ़ता जा रहा था। खुशी को तो यही लगता था कि वह अपनी सास के साथ चाहे जैसा व्यवहार करे, वह उसका क्या बिगाड़ लेगी। धीरे धीरे करके उसने उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया और मेरा बेटा चुपचाप बहू की करतूत को देखता रहता है, कुछ भी नहीं कहता। लेकिन सबके सामने जो बहू ऐसी जताती है जैसे मेरा इतना ख्याल रखती है, उसको मेरी बहुत चिंता हो। एक बार मेरे मायके से मेरे भैया और भाभी आए थे, तो मेरी बहू ने तो ऐसा स्वागत सत्कार किया जैसे उससे बढ़कर तो इस दुनिया में कोई भी नहीं हो। अपनी सास से बढ़कर उसको कोई नहीं है। सासू माँ यह खा लो, सासू माँ वह खा लो, सुबह से लेकर शाम तक दिखावा ही दिखावा करती रहती थी, जिसे सबको यह लगे कि वह मेरी बहुत कदर करती है। मेरी फटी पुरानी साड़ी को उसने अपने पास रख लिया और कहा, माँ जी आप मेरी साड़ी पहन लीजिए, आप पर बहुत ही अच्छी लगेगी। मुझे अपनी साड़ी पहना देती थी। मुझे लगा कि मेरी बहू ने सच में मुझे साड़ी दे दी है, लेकिन मुझे क्या पता था बहू तो मेरे मायके वालों के सामने यह सब दिखावा कर रही थी कि वह मुझे बहुत अच्छे से पहना कर और खिला पिला कर रखती है। मेरी भाभी एक दिन मेरे पास बैठकर बातें कर रही थी, तभी मेरी बहू दिखावे के लिए नीचे ज़मीन पर बैठकर मेरे पैर दबाने लगी, जिससे मेरी भाभी को लगे कि मेरी ननद की तो घर में बहुत सेवा होती है। आपकी बहू आपकी कितनी सेवा करती है दीदी, अब हमारी तो सारी चिंता ही खत्म हो गई। अरे चिराग लेकर ढूंढते तभी आपको ऐसी बहू नहीं मिलती जो अपनी सास की इतनी सेवा करती है, जो आपके खाने पीने से लेकर आपके पहनने ओढ़ने तक का इतना ध्यान रखती है। दीदी आपकी बहू तो सच में पूरी की पूरी अन्नपूर्णा है। लेकिन मेरी भाभी को क्या पता था कि मेरी बहू सिर्फ उनके आगे दिखावा कर रही है। वह तो मुझे एक एक पैसे के लिए भी तरसा देती है, अरे एक एक रोटी के लिए भी तरसा देती है। कल्याणी जी के भैया और भाभी उनके खाने के लिए कुछ फल फ्रूट और मेवा लेकर आए थे कि अरे हमारी बहन के खाने पीने के लिए हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कल्याणी जी के भैया भाभी चले गए,
उनकी बहू आकर के फल फ्रूट और मेवा उठाकर अपने कमरे में ले जाती है और कहती है, तुम्हें इन फलों की खाने की क्या ज़रूरत है? अरे फल खाकर कौन सा तुमको ज़्यादा जीना है और कौन सा है तुमको कमाई करनी है? अरे घर में बैठी बैठी चारपाई ही तो तोड़ती रहती हो। जो 2 रोटी मिल रही है वही खाती रहो, तुम्हें फल और मेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। बहू की ऐसी जली कटी बातें सुनकर कल्याणी जी की आंखों में आंसू बहने लगे। अपनी आंखों के आंसू को अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से पोंछती हुई सोच रही थी कि बहू कुछ ढंग का खाने को देती नहीं है। अगर मेरे मायके वाले कुछ लेकर भी आते हैं तो बहू उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। बेटे से भी क्या कहूँ, वह तो बिल्कुल ही नहीं सुनता। घर में कल्याणी जी का पोता दिन भर घर में रहकर अपनी माँ और अपनी दादी की बातों को सुनता रहता था और देखता रहता था कि माँ दादी के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है। कल्याणी जी का पोता जय अब इतना छोटा भी नहीं था कि इन सारी बातों को समझ ना पाए। अपनी दादी को बहुत प्यार करता है। अपनी दादी को इस तरह से जब भी देखता है तो उसे बहुत ही दुख और तकलीफ़ होती है। उसको बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपने मम्मी से हमेशा कहता है, मम्मी आप दादी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? उनको हमारी तरह अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने के लिए क्यों नहीं देती हो? उनका भी तो मन करता होगा ना अच्छा खाने का। तभी खुशी उनके गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा लगाते हुए कहती है, चुप कर दादी के चमचे, ज़्यादा मुझसे जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बुढ़िया के पास बैठ कर बुढ़िया की जुबान बोलने लगा है। आज से तेरा बुढ़िया के पास बैठना उठना बिल्कुल बंद कर दूंगी। चल जा अपने कमरे में, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और आइंदा मुझसे जुबान लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुझे भी अपने से दूर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दूंगी। बेचारा जय माँ की डांट खाकर अपने कमरे में जाकर चुपचाप पढ़ने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद अपने कमरे में से बाहर आया तो देखा कि मम्मी अपने कमरे में सोई हुई थी। दोपहर का समय था। वह चुपचाप से अपनी दादी के कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी दादी सो रही है या जाग रही है। धीरे धीरे से अपनी दादी को हिलाते हुए पूछता है कि दादी आप सो रही हो क्या? तब कल्याणी जी ने कहा, नहीं बेटा, बस ऐसे ही आंखें बंद करके लेटी हुई हूँ, और उसे अपने पास बिठा लेती है। जय अपनी दादी के पास उधर ही चारपाई पर बैठ जाता है और कहता है, दादी आप अपनी आंखें बंद करके हाथ आगे करो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाया हूँ। तो कल्याणी जी बोली, बेटा अगर तेरी माँ ने देख लिया तो तेरी पिटाई कर देगी, इसलिए तू जो भी लाया है उसे वापस ले जा, मुझे नहीं खाना है। जय बोला, दादी मम्मी अभी अपने कमरे में सो रही है, मैं आपके लिए खीर लेकर आया हूँ। आज मम्मी ने सुबह खाने में खीर बनाई थी, आपको खीर बहुत पसंद है ना? मैं आपके लिए कटोरी खीर छुपा कर लेकर आया हूँ। मैं दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूँ, आप जल्दी जल्दी खा लो, वरना मम्मी देख लेगी तो हम दोनों की खैर नहीं। आज तो कल्याणी जी अपने पोते की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर उसके गले से लगा लेती है और कहती है कि बेटा मैं इस तरह से चोरी छुपे खाना नहीं खा पाऊँगी। अगर तेरी माँ ने देख लिया तो मुझे भी मारेगी और मेरे साथ साथ तुझे भी मारेगी, और तुझे मार खाते हुए मैं नहीं देख सकती, इसलिए तू उन सारी चीज़ों को ले जा, मुझे नहीं खाना। जय खीर का कटोरी लेकर फिर से किचन में रख देता है, लेकिन वह अपनी दादी के लिए बहुत परेशान रहता है कि ऐसा क्या करे जिससे मम्मी के सामने ही वह अपनी दादी को अच्छी अच्छी चीज़ खिला सके और मम्मी कुछ भी ना कर पाए। एक दिन जय की मामी उसके घर आती है क्योंकि आज जय का जन्मदिन था। जय के जन्मदिन की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी और उसकी मम्मी ने अपने मायके वालों को बुलाया था। खुशी ने अपने बेटे के जन्मदिन पर बहुत सारी मिठाइयाँ, अलग अलग तरह के व्यंजन बनवाए थे। जन्मदिन की सारी तैयारी धूमधाम से चल रही थी। सब लोग पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। जब केक काटने की बारी आती है, पूरा परिवार एक साथ खड़ा हुआ था। जय जाता है और कमरे में से अपनी दादी को लेकर आता है तो उसकी माँ कहती है, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वह नहीं आ सकती। लेकिन जय नहीं मानता है। वह अपनी दादी के कमरे में जाता है। वह देखता है दादी अकेले कमरे में बैठी हुई है। जय अपनी दादी का हाथ पकड़कर अपनी पार्टी में ले जाता है। यह देखकर उसकी मम्मी का मुंह बन जाता है। जय दादी को अपने पास में ही खड़ा कर लेता है और केक काटकर सबसे पहले
अपनी दादी को खिलाता है। उसकी मम्मी गुस्सा होकर कहती है, तुम्हें पता है ना, दादी को मीठा खाने से उनका पेट खराब हो जाता है। तो मैं समझ में नहीं आता क्या? दादी को मीठा नहीं देना है। इतनी बार मना किया है तुमको। दादी को कुछ भी उल्टा सीधा मत खिलाया करो। खुशी गुस्से में अपनी सास कल्याणी जी का हाथ मरोड़ते हुए उन्हें पार्टी वाली जगह से बाहर ले जाकर उनके कमरे में बिठा देती है और कहती है, जय लेने भी आए तो मत आना, वरना आज के बाद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी इस चटोरी जीभ के चक्कर में अब मेरा बेटा मुझसे जुबान लड़ाने लगा है। चुपचाप यहीं पर बैठी रहना। अभी किचन में जाकर देखती हूँ, कल का कुछ बचा हुआ होगा तो तुम्हें ला कर देती हूँ। तभी खुशी रात की बची हुई सूखी रोटी और गुड़ के साथ दे जाती है। यह देखकर कल्याणी जी की आंखों में आंसू लगातार बहे जा रहे थे। यही सोच रही थी कि उनका ही घर उनके ही पति ने ही मेहनत से बनाया है। सब कुछ तो उनके पति का ही है। खेती बाड़ी भी उनके पति की ही खरीदी थी। सब कुछ मेरे पति का होते हुए भी आज बहू खाने पीने के लिए भी तरसा रही है। घर में 56 तरह के व्यंजन बने हैं, फिर भी बासी रोटी ही खिला रही है। यही सोच सोच कर उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। तभी पीछे से जय आता है और कहता है, मम्मी, दादी यह बासी रोटी नहीं खाएगी। आज मेरा जन्मदिन है और दादी वही खाएगी जो मेरा जन्मदिन की पार्टी में बना है, वरना मैं भी यही खाना खाऊंगा जो दादी खा रही हैं। और दादी का अगर पेट खराब होगा तो मैं डॉक्टर को बुला लाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा खाना खाने से दादी का पेट खराब होता है कि नहीं। आप हमेशा मुझसे झूठ कहती हो कि दादी का पेट खराब हो जाता है। अगर दादी को खाना खाने को ही नहीं दोगी तो पेट तो खराब होगा ही ना। अरे इन बासी रोटियों से क्या दादी का पेट भरता है? हम सब वहाँ बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे और दादी यहाँ रात की बची हुई बासी रोटी खाएंगी। और यह घर आपसे पहले मेरी दादी का है और यह सब कुछ मेरे दादाजी का है। सब कुछ दादा और दादी का ही तो है और उन्हीं को एक एक रोटी को तरसाती हो। छोटा बच्चा आज ही 10 साल का हुआ है। उसकी बातों को सुनकर पार्टी में आए सभी उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। जय बोला, मम्मी, मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि इन सारी चीज़ों को समझ ना सकूँ। अगर आप मेरी दादी को ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूँगा। मैं देखता हूँ टीवी में जब कोई किसी को ज़्यादा परेशान करता है तो उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। और आप तो मेरी दादी को दिन रात कितना परेशान करती हो। और हाँ, मैं पढ़ लिख कर एक बार बड़ा हो जाऊँ, फिर अपनी दादी को लेकर आप लोगों से बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, जहाँ उन्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होगा। उनकी जो मर्जी में आएगा फिर वही करेंगे। तभी खुशी के मायके वाले भी जय के मुंह से यह सारी बातें सुनकर चौंक जाते हैं। जब उन्हें खुशी की सारी सच्चाई पता चलती है तो वह अपनी ननद खुशी को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। खुशी की भाभी कहती है, दीदी, अगर मैं भी आपकी माँ के संग ऐसा ही करूँ तो आपको कैसा लगेगा? कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है जो अपनी माँ समान सास के संग इतना गलत व्यवहार करे? आपको तो अपनी सास का सहारा बनना चाहिए था। अरे छोटे से बच्चे को समझ आ गया कि उस बूढ़ी औरत की क्या इच्छाएं हैं, लेकिन आप क्यों समझ नहीं पाई कि वह भी एक इंसान है, कोई जानवर नहीं है, जिन्हें आप रात की बची हुई बासी रोटियां खिलाती हैं और गुड़ खाने को देती हैं। अरे जिसकी बदौलत आप इतने ठाठ बाट से रह रही हो, उन्हीं के घर में छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसा रही हो। अरे धिक्कार है आप पर। आज आपके छोटे से बेटे ने हम सब की आंखें खोल दी। देखना, एक दिन आप बहुत पछताओगे। सोचो, कल को जय बड़े होकर आपके संग ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अपनी भाभी और बेटे की बात सुनकर खुशी शर्म से आंखें नीचे झुका लेती है और अपनी किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। शायद उसे आज समझ में आ चुका था
कि वह अभी तक जो भी कर रही थी वह सब कुछ गलत कर रही थी, और उस जगह पर जब वह खुद को रखती है कि अगर उसके साथ ऐसा होगा तो वह एक दिन भी जीवित नहीं रह पाएगी। खुशी उनसे माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी भी आपके संग ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। आपको जो भी पसंद होगा वही मैं आपको बना बना कर खाने के लिए दूँगी। मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाऊँगी। बस मुझे एक मौका दे दीजिए अपनी सेवा करने का। आज मेरे ही बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। मेरे बेटे, तू बड़े होकर अपनी दादी को लेकर मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं तेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। बोलना अपनी दादी को कि मुझे माफ़ कर दे। तेरी दादी तो तेरी हर बात मानती है ना। मुझे भी मौका मिलना चाहिए तेरी दादी की सेवा करने का। तभी कल्याणी जी खुशी को माफ़ कर देती है और कहती है, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने तुझे माफ़ कर दिया क्योंकि मुझे अपने पोते से ज़्यादा कोई प्यारा नहीं है। अगर मैं तुझे सज़ा दूंगी तो कहीं ना कहीं मैं अपने पोते को सज़ा दूंगी। कहते हैं माँ बाप का अच्छे से ध्यान रखो, उनकी खूब सेवा करो, क्योंकि माँ बाप का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। तभी खुशी जल्दी से अंदर जाकर कल्याणी जी की पसंद की खीर लेकर आई, उन्हें खिलाती है। तभी उनका पोता कहता है, दादी खा लो, आपकी पसंद की खीर है, इसे खाने के लिए दांत की भी ज़रूरत नहीं होती, आपको बहुत पसंद है ना। तब से खुशी अपनी सास की सेवा दिल से करती थी। और अब कल्याणी जी का बेटा भी अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है, माँ, हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना, मैं भी आपके साथ बहुत गलत किया है। कल्याणी जी अपने बेटे को माफ़ करते हुए गले से लगा लेती है। इतने में उनका पोता कहता है, दादी अपने बेटे से ही प्यार करती रहोगी, मुझे नहीं गले लगाओगी। तब कल्याणी जी हंसती है और अपने पोते को गले से लगा लेती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।